Hello students, today we are going to take the second part of consumer equilibrium in the case of utility analysis, that is cardinal approach. That is the case where we are going to take the two goods. Last lecture में हमने पढ़ा था कि अगर कंज्यूमर सिंगल गुड कंज्यूम करता है तो सिंगल गुड कंज्यूम करने पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इट इज वेयर MU in terms of money, where MU in terms of money is equal to price of the commodity, राइट? ये हमने पढ़ा था. तो आज हम देखेंगे कि अगर टू गुड्स का केस है, इट इज अ केस ऑफ टू गुड्स. अगर कंज्यूमर मार्केट में दो गुड्स परचेज करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी अंडर यूटिलिटी एनालिसिस? तो कंडीशन वुड बी MU ऑफ सपोज प्रोडक्ट X अपॉन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इक्वल टू MU ऑफ प्रोडक्ट Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल टू MU ऑफ 1 रुपी, राइट? अब ये इसका क्या है, हम एक एक करके डिटेल में लेंगे. और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज MU ऑफ X अपॉन MU ऑफ Y इक्वल टू PX अपॉन PY. अगर आप देखें तो हमने इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज आर इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स. तो कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा. तो इसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? दैट द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम गुड X in ratio to its price should be equal to the marginal utility derived from good Y in ratio to its price Y, which is equal to marginal utility of M, that is marginal utility of 1 rupee. अब यहां पर जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मैं इस स्टेटमेंट को अगर आपको अलग करके दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. सपोज MU of X upon PX equal to MU of M and MU of Y upon PY is equal to MU of M, राइट? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. अब इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज X का प्राइस 20 है और X से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है सपोज 80 यूटिल्स. तो आपकी MU ऑफ 1 रुपी की वैल्यू कितनी हो गई? MU ऑफ 1 रुपी की वैल्यू होगी 4 यूटिल्स. ठीक है. इस केस में अगर सपोज मैं बोलूं कि Y का प्राइस 10 है और सेटिस्फेक्शन लेट सपोज से 60 मिल रही है यूटिल्स की, तो MU ऑफ M का 1 रुपी का जो यूटिलिटी है वो कितनी आएगी आपकी? 6 यूटिल्स. 6 यूटिल. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको समझाने का मेन पर्पस क्या था? हम कंडीशंस को ऐसे भी लिख सकते थे कि MU ऑफ X इक्वल टू MU ऑफ Y. तो अभी हम कह सकते थे कि सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम वन कमोडिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम अदर कमोडिटी. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो सकता है. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे? लेट सपोज कि वन यूनिट, फर्स्ट यूनिट, अगर कंज्यूमर सपोज दे आर टू गुड्स X एंड Y, दे आर टू गुड्स. अगर कंज्यूमर पहला यूनिट स्पेंड करता है X पे और उसको 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, और पहला यूनिट अगर वो Y पे स्पेंड करता है और उसको 60 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो अगर उसको बोला जाए कि सेकंड यूनिट आपने परचेज करना है, तो कंपेयर किसको करेगा? X और Y की सेटिस्फेक्शन को. तो उसको किस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 60 में. और कम किस में मिल रही है? 50 में. तो कंज्यूमर की अगर सेटिस्फेक्शन Y की ज्यादा और X की कम है, तो अगला यूनिट वो किस पे स्पेंड करेगा? Y पे. और ड्यू टू लॉ ऑफ DMU हमें पता है कि जैसे जैसे यूनिट कंजम्पशन बढ़ती जाती है, कमोडिटी की कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव कंजम्पशन गोज ऑन फॉलिंग. तो सेकंड यूनिट अगर वो सपोज Y पे खर्च करता है, तो अगर मान लो लेट सपोज उसको 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो अब वो अगर कंपेयर करे कि 1 यूनिट उसने X का लिया, उसको 50 यूटिल्स मिली, 2 यूनिट्स उसने Y के लिए तो उसको 50 मिल गई, तो 50 इज इक्वल टू 50. तो 1 यूनिट ऑफ X लेके और रेशियो 2 यूनिट ऑफ Y लेके कंज्यूमर कैन बी सेट टू इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों गुड से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल गई है. कहां पे? जहां पर यूटिलिटी जो है वो दोनों की इक्वल होगी. एक यूनिट X का कंज्यूम करके और 2 यूनिट Y का कंज्यूम करके वो इक्विलिब्रियम में है. ये बात भी ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि X और Y का दोनों का प्राइस सेम हो. अगर एक केस हम ऐसा लें कि जहां पर X का प्राइस 20 है और Y का प्राइस 10 है,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ केस लिया, x का प्राइस 20 है, y का प्राइस 10 है, और अगर हम यहाँ पर देखें कि mu ऑफ x, अगर हम यहाँ देखें, लेट्स सपोज कि mu ऑफ x से सेटिस्फेक्शन मिल रही थी 80 यूटिल्स की, ठीक है, और y से सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कितना आपको 60 यूटिल्स की, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ था, 680 यूटिल x से मिल रही थी और 60 यूटिल y से। तो अब अगर मैं 80 यूटिल और 60 यूटिल को कंपेयर करूं इस केस में, तो सेटिस्फेक्शन मुझे x से ज्यादा मिल रही है और y से कम है, तो मैं क्या करूंगा, x को कंज्यूम करूंगा। लेकिन यहां पर केस में क्या है कि प्राइस दोनों में चेंज है, x का प्राइस 20 गिवन है और y का प्राइस आपको 10 गिवन है। तो जब दोनों के कमोडिटी के प्राइस अलग अलग हैं, तो आप दोनों की सेटिस्फेक्शन को डायरेक्टली कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो अगर मैं कंपेयर करूं mu ऑफ x अपॉन पी एक्स इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन पी वाई, और अगर मैं वैल्यू प्लेस करूं, सपोज 80 यूटिल अपॉन x का प्राइस है आपका 20 और 60 यूटिल और y का प्राइस है आपका 10, तो अब दोनों के प्राइसेस अगर अलग अलग हैं, तो दोनों की सेटिस्फेक्शन को हम डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करने के लिए हमें दोनों पे लास्ट रुपीज सेंट, मैं एक वर्ड यूज करता हूं, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंड। इसका मतलब क्या है कि लास्ट रुपी, अगर आपको यूटिलिटी को चेक करना है तो लास्ट रुपी स्पेंड करने पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आपका एमयू ऑफ मनी, एमयू ऑफ 1 रुपी, तो लास्ट रुपी स्पेंड करने पे आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 4, और इस केस में लास्ट रुपी 1 रुपी स्पेंड करने में कितनी मिली, 6। अब अगर हम देखें तो एमयू ऑफ एक्स की जो सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो कम दे रहा है और एमयू वाई से ज्यादा दे रहा है, हो गया ना उल्टा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें प्राइजेस को कंपेयर करना होता है और प्राइजेस को दोनों को इक्वल रखना पड़ता है। बिना प्राइस को इक्वल रखे आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो ब्रांडेड, सपोज मैं एक ब्रांडेड शर्ट और नॉन ब्रांडेड शर्ट की बात करूं, ब्रांडेड शर्ट मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है और नॉन ब्रांडेड कम, लेकिन ब्रांडेड शर्ट का प्राइस भी ज्यादा है और नॉन ब्रांडेड का प्राइस भी कम है। तो अगर हमें एज ए रैशनल सेंसिबल कंज्यूमर अगर हमें कंपेयर करना है, तो हम दोनों की सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करने के लिए दोनों पे पैसे बराबर स्पेंड करेंगे। तो अगर हम दोनों पे एक एक रुपया, लास्ट 1 रुपी स्पेंड, दोनों पे अगर हम एक एक रुपया स्पेंड करें और उसके बाद अगर हम सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करें, तो वी कैन कैलकुलेट कि कौन सा हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एक्स या वाई। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इन द केस ऑफ टू गुड्स, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट डज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेज? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेज that the utility derived from one commodity in ratio to its price should be equal to the utility derived from the other commodity, say y, in ratio to its price। तो कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है, अपनी लिमिटेड इनकम को वो दोनों गुड्स पे इस तरीके से स्पेंड करे कि उसकी पूरी इनकम स्पेंड होने के बाद दोनों से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन आए। ठीक है, हो सकता है पूरी इनकम स्पेंड हो जाए, हो सकता है कम इनकम पे भी उसको जो है सेटिस्फेक्शन दोनों पे कहीं ना कहीं इक्वल हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने यूनिट एक्स लेके और कितने यूनिट वाई लेके वो सेटिस्फाई हो। मैं आपको इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से एक प्रोडक्ट है मैंगो और एक प्रोडक्ट है एप्पल। अब सपोज कि मुझे मैंगो ज्यादा पसंद है एप्पल से, और किसी को मैंगो बिल्कुल पसंद नहीं है और एप्पल ज्यादा पसंद है, तो हर कंज्यूमर की जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है किसी भी प्रोडक्ट को लेके वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, लेट सपोज कि मैं दो कमोडिटी मार्केट में परचेज करने गया, मैंगो और एप्पल, और मैंने पहला यूनिट परचेज करने के लिए, सपोज मैं पहला रुपी स्पेंड करने के लिए मार्केट में आया, अब मैंगो और एप्पल को कंपेयर करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, नो लेट सपोज कि मैंने पहला रुपी स्पेंड किया मैंगो पे और मुझे मिली 80 यूटिल की सेटिस्फेक्शन। मैं 1 रुपी, मैं कहता हूँ दोनों का प्राइस सेम है, सपोज मैंगो का प्राइस भी 1 है और एप्पल का प्राइस भी 1 है, दोनों पे मैं पैसे क्या स्पेंड कर रहा हूँ, दोनों पे मैं मनी एक एक रुपया ही स्पेंड कर रहा हूँ, दोनों का प्राइस सेम है। तो पहला यूनिट मैंगो पे मेरे को लेने पे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है 80 यूटिल्स, और अगर साइमल्टेनियसली मैं अगर सोचूं कि अगर मैं पहला यूनिट एप्पल पे स्पेंड करता तो मुझे मिलती सेटिस्फेक्शन कितनी, 50।
क्योंकि मुझे मैंगो ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू एप्पल, तो मेरी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ हैविंग मैंगो इज मोर देन स्पेंडिंग ऑन एप्पल। तो उस केस में मेरी पहली जो कंजम्पशन होगी वो कहाँ होगी, मैंगो पे रादर देन एप्पल। क्योंकि मुझे मैंगो से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैं अगली बार अगर सेकेंड रुपी स्पेंड करने की सोचूंगा तो मैं कहां स्पेंड करूंगा, मैंगो पे, बिकॉज एज कंपेयर टू मैंगो एंड एप्पल आई एम गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम मैंगो, तो आई विल स्पेंड माई सेकेंड रुपी ऑन मैंगो। लेट सपोज सेकेंड रुपी मैंने मैंगो पे स्पेंड की और मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई लेट सपोज 70 की, ठीक है। अब सेकेंड रुपी स्पेंड करने पे मैंगो से मुझे 70 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, और पहले एप्पल पे मैं अगर स्पेंड करता तो मुझे मिलती 50 यूटिल। तो अभी भी मैं अगर कंपेयर करूं तो मैंगो की सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा मिल रही है मुझे, एप्पल से, ठीक है। तो मैं थर्ड रुपी भी कहां खर्च करूंगा, लेट सपोज थर्ड रुपी मैं खर्च करूंगा किस पे, मैंगो पे। अब थर्ड रुपी खर्च करने पे, लेट सपोज थर्ड रुपी खर्च करने पे मेरी सेटिस्फेक्शन है सपोज 50 यूटिल्स, ठीक है। और से साइमल्टेनियसली आपकी फर्स्ट, अगर मैं साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ अगर खर्च करूं एप्पल पे तो मुझे मिलती है 50 यूटिल्स की। तो अगर इस केस में देखा जाए तो एमयू ऑफ एक्स, अगर मैंने प्राइसेस दोनों के सेम रखे थे 1 और 1, तो मैं बोलूं कि सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम मैंगो इन रेशियो टू इट्स प्राइस, ठीक है, इस केस में इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम एप्पल इन रेशियो टू द प्राइस ऑफ एप्पल, इक्वल हो रहे हैं। लेकिन कहां पे, 3 यूनिट मैंने कंज्यूम किए मैंगो के और 1 यूनिट मैंने लिया एप्पल का, तो जाके मैं इक्वल हो रहा हूं कहां पे, अपनी सेटिस्फेक्शन पे। क्योंकि मुझे एक एप्पल में ही जो सेटिस्फेक्शन मिली वो 50 यूटिल मिली, लेकिन मैंगो में मैंने 3 मैंगोस खाए तो जाके मेरे को सेटिस्फेक्शन तीसरे पे 50 पे आई। इसका मतलब जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो किससे कर रहा हूं, मैंगो से एज कंपेयर टू एप्पल। लेकिन कंज्यूमर जो है, अगर हम समझाने जाएं तो कंज्यूमर हर एक एक रुपए को कंपेयर करेगा। तो जैसे फर्स्ट रुपी स्पेंड किया मैंगो पे और साइमल्टेनियसली अगर वो एप्पल से कंपेयर करे तो उसकी सेटिस्फेक्शन मैंगो से ज्यादा एप्पल से कम, तो पहला रुपया वो किस में खर्च करेगा, मैंगो पे। सेकंड यूनिट परचेज करने पे उसकी सेटिस्फेक्शन दोबारा मैंगो पे ज्यादा है और एप्पल को कंपैरेटिवली कम है, तो सेकंड भी वो किस पे स्पेंड करेगा, मैंगो पे। थर्ड यूनिट पे उसको कितना मिल रहा है, मैंगो से 50 यूटिल, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अगर वो एक्स पे खर्च करे, अगर वो एप्पल पे खर्च करे, तो सिर्फ 1 यूनिट लेने पे उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, एप्पल से 50 यूटिल। तो 50 यूटिल्स इक्वल टू 50 यूटिल्स, लेकिन 3 यूनिट मैंगो कंज्यूम करने पे और 1 यूनिट आपका एप्पल कंज्यूम करने पे द कंज्यूमर इज सेट टू इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल and 1 unit of 3 unit of mango and 1 unit of apple will give the maximum and equal satisfaction from both the commodities mangoes and apple, right? आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही होगी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन का मतलब क्या है, कि जहां पर हम दोनों गुड्स से दो गुड्स कंज्यूम करें और दोनों गुड्स से हम कितने यूनिट्स एक कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं और कितने यूनिट हम दूसरी कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाए। तो इस केस में 3 यूनिट मैंगो खा के और 1 यूनिट एप्पल खा के दोनों से सेटिस्फेक्शन उसको इक्वल हो रही है, और ये कंडीशन हम कंज्यूमर क्लेम की फुलफिल कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी आएगी, राइट नाउ। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी क्वेश्चन को थ्योरेटिकल पैटर्न पे लें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है और उसका आंसर हमने कैसे लिखना होता है। नाउ आपके सामने क्वेश्चन थ्योरेटिकल कैसा आता है कि अ कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स एंड ही इज सेट टू इन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हेन दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। तो कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 2 गुड्स अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। तो कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम इज mu of one good say x upon px is equal to mu of other good say y in ratio to its price y is equal to mu of 1 rupee।
ये मैंने आपको बता दिया था MU ऑफ 1 रुपी का मतलब कि अगर दोनों पे एक एक रुपया स्पेंड करें तो कितनी कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम दोनों को कंपेयर तब कर सकते हैं क्योंकि व्हेन प्राइसेस आर डिफरेंट वी कैन नॉट कंपेयर दिस यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स। नाउ अगर मैं एक कंडीशन लूं, suppose now if I say the suppose mu of x upon px is greater than mu of y upon py, so this implies that the marginal utility derived from good x in ratio to its price is greater than marginal utility derived from y in ratio to its price y. So this will induce the consumer to spend more on x and less on y. So as more and more unit of commodity x is consumed, the marginal utility of x goes on falling due to law of diminishing marginal utility. ठीक है, तो जैसे जैसे वो और यूनिट कंज्यूम करता जाएगा mu of x के, तो with every successive unit consumed the utility from x goes on falling due to law of dmu, and this will continue until mu of x upon px becomes equal to mu of y upon py. राइट, अभी हमने पीछे देखा था मैंगो और एप्पल वाला एग्जांपल, आपको याद होगा मैंगो और एप्पल वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट यूनिट पे 80, सेकंड यूनिट पे 70, थर्ड यूनिट पे 50 और इस पे 50। तो अगर ये कंडीशन आ रही है, इधर मैंगो को हमने x ले लिया और सपोज एप्पल को हमने y ले लिया, तो पहले यूनिट पे अगर मैंगो की सेटिस्फेक्शन एप्पल से ज्यादा है तो वो कंटिन्यूसली किसको कंज्यूम करेगा, मैंगो को। कब तक करता जाएगा, जब तक कि वो एप्पल के बराबर ना आ जाए। और जैसे जैसे मैंगो कंज्यूम करता जाएगा मैंगो की सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल मैंगो की सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम एप्पल। तो वही केस यहाँ पे है कि अगर mu of x upon px is more than mu of y upon py, so this will induce the consumer to buy more unit of x and less unit of y, and as more and more unit of good x is consumed the mu of x goes on falling due to law of dmu, and this process will continue until mu of x upon px becomes equal to mu of y upon py, and this process and the law which is operated behind this process is called law of diminishing marginal utility. Right, I hope आपको समझ आ रहा होगा। Now again, अगर मैं कंडीशन को उल्टा कर दूं, जैसे कि सपोज mu of x upon px is less than mu of y upon py, तो इसका मतलब क्या है, this implies that the satisfaction derived from commodity y by spending the last rupee on it gives more satisfaction than the satisfaction derived from good y. So this implies that mu of y is giving more satisfaction and x less, so the consumer will spend more on y and less on x, vice versa हो गया। So this will induce the consumer to spend more on y and less on x. As more and more unit of commodity y is consumed, the satisfaction or the mu of y goes on falling due to law of dmu, and this process will continue until the mu of y upon py becomes equal to mu of x upon px, क्योंकि इस केस में हम x की x हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, x वहीं का वहीं है, लेकिन y की सेटिस्फेक्शन कंज्यूमेशन करते करते फॉल करते करते एक पॉइंट पे आके इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो तब हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इज सेट टू इक्विलिब्रियम बाय कंज्यूमिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ x एंड सर्टेन यूनिट्स ऑफ गुड y। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अंडर यूटिलिटी एनालिसिस इन द केस ऑफ टू गुड्स। राइट, सो इन केस अगर आपके सामने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बोला जाए सपोज देयर आर टू गुड्स x एंड y एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x is 50 utils and the marginal utility of say y is 80 utils, and the price of commodity x is 20 and commodity price from y is suppose 40, तो is the consumer in equilibrium, तो आप लिखोगे to be in equilibrium the condition is mu of x upon px is equal to mu of y upon py. So in this given situation mu of x is 50 util and price of x is 20 and mu of y is 80 util and price of y is 1040. So with last rupee spent on x
the consumer is getting 2.5 utils of satisfaction, and by last rupees spent on y, पहले in this case x में 2.5 util, and in the case of y it is 2 util, so we can say 2.5 is greater than 2, so mu of x upon px is greater than mu of y upon py, so condition is not satisfied, consumer is not in equilibrium. तो उस केस में इस स्टेटमेंट के बाद आप ये एक्सप्लेन करोगे कि this implies that the consumer is deriving more satisfaction from x and less on y, so this will induce the consumer to spend more on x, ठीक है, and less on y. As more and more unit of x is consumed, the mu of x goes on falling due to law of dmu, and this process will continue until they both are in equilibrium. राइट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये स्ट्रेट वे इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, और अगर इसमें कुछ चेंज आना भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपको ये बोल देंगे कि सपोज एक्स का प्राइस अगर फॉल कर जाए, तो वी नो दैट कि अगर ये कंडीशन है और अगर एक्स का प्राइस फॉल करेगा और वाई का नहीं करेगा, तो दैट मीन्स कि एक्स का प्राइस फॉल करते एक्स की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, तो ये कंडीशन बन जाएगी। और अगर से कि x के प्राइस में चेंज नहीं है और y का प्राइस फॉल कर जाए, तो प्राइस y का फॉल करते y ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू x, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो उस केस में ये एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आ सकता है, क्वेश्चन आपको स्ट्रेट वे भी आ सकता है, क्वेश्चन आपको इस न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो दैट वी विल टेक इन अ डिस्कशन क्लास, राइट। थैंक यू सो मच।